हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। शुरू करेंगे आज की क्लास को फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। द हिंदू के आर्टिकल लिखा गया है एक रेप केस पे, और ऐसा रेप केस जिसकी वजह से आगे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस और मीडिया के बीच में शुरू हो गई है एक जंग। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का। क्लास को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर देना। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके ग्रामर को, वोकैब को, रीडिंग को कवर करवाना। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ज्वाइन करना, 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आंसर राइटिंग से लेकर के एसे, प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे तक, बिल्कुल बेसिक से कोर्स है। आप इसका फायदा ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे पे इंडिया कोड लगा करके 499 में कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन 12 महीने की जगह 15 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी का फायदा उठाएं। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे रिपब्लिक कूपन लगा करके यूपीएससी का कोर्स। इस कूपन को इसलिए लगाना है ताकि आपका प्राइस मिनिमम रहे। यूपीएससी कोर्स में क्या होता है जी, माइग्रेशन करवा देते हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, सीसेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव आरसी, आंसर राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, आपकी पॉपुलर रिक्वेस्ट पे वोकैब को अपने वोकैब शीट के अंदर ही कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके पास नोट्स रेडी हो जाएं। ठीक है, तो आज के 5 वर्ड्स है वोकैब के इस क्लास में जो आप देखने वाले हो। पहले देख लो इनको। पहला जो वर्ड है वो है पर्टेन। देखिए, पर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से रिलेट करना, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना। रिलेट टू और पर्टेन टू एक ही बात है, याद रखें। दोनों के बाद में टू फिक्स्ड है, जिस भी चीज़ से आप संबंधित है। द ऑथर्स लेटेस्ट बुक पर्टेन्स टू और रिलेट्स टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस। इस ऑथर की, लेखक की सबसे नई जो किताब है लॉन्च होने वाली, ये जुड़ी हुई है, संबंधित है इतिहास से, पुरानी संस्कृतियों के, एंशिएंट सिविलाइजेशंस के। तो इसमें ये पर्टेन वर्ड तो याद हो जाता है लोगों को, लेकिन पर्टेन के बाद का टू जनरली आप मिस कर देते हैं। तो पर्टेन विद अगर कभी लिखा हुआ मिल जाए, जैसे आज के क्विज में आपको मिलेगा, तो पर्टेन विद नहीं लिखना है, आपको पर्टेन टू ही लिखना है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, ब्रेजन। देखिए, ब्रेजन ऐसा शेमलेस होता है, ऐसा बेशरम होता है जो गलत काम भी कर रहा हो और बेशर्मी के साथ भी हो रहा हो। जैसे करप्शन हो रहा हो खुलेआम, जैसे कोई आदमी शाम में बाहर निकल करके छेड़खानी कर रहा हो खुलेआम, कोई दादागिरी कर रहा हो खुलेआम। तो गलत तरीके से खुलेआम होने वाला काम होता है ब्रेजन, शेमलेसली डिस्ग्रेसफुल। ठीक है, शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ब्रेजन लाइस। उस महिला की आदत है खुलेआम शर्मनाक तौर से झूठ बोलने की। मतलब ऐसे झूठ बोल रही है कि सामने वाले को पता भी लग रहा है कि झूठ है, तो वो ब्रेजन लाइज हो गए। ब्रेजन को इंसोलेंट और इम्प्यूडेंट भी बोलते हैं। इंसोलेंट का मतलब, हालांकि ब्रेजन ही होता है सिनोनिम है इसका, लेकिन इंसोलेंट का मतलब ये होता है जी उदंड, है ना। आप समझ गए ना, किसी के मुंह पे रूड हो गए, खुलेआम जो आप दादागिरी कर रहे हो, इस तरह का जो आदमी होता है वो इंसोलेंट होता है। थोड़ा थोड़ा इससे मैच करता है ब्रेजन से, तो मैंने लिख दिया है इसको। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, कमेंसुरेट। आपने मेंसुरेशन तो पढ़ा ही होगा, ज्योमेट्री के अंदर मेंसुरेशन तो पढ़ा ही होगा, है ना। वृत्त का निकालो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया निकालो क्यूब का, ये सब मेंसुरेशन का पार्ट है। तो मेंसुरेशन जुड़ा हुआ है मेजरमेंट से, यानी कि चीज़ों को तोलने या नापने से, किसका एरिया कितना, किसका वॉल्यूम कितना, है ना। वहीं से हमने वर्ड बनाया है कोमेंसुरेट। कोमेंसुरेट ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है दो चीज़ें जो कंपैरेबल हों अपनी मेजरमेंट में, चाहे वो अपने साइज में, चाहे डिग्री में, चाहे एक्सटेंट में। दो चीज़ें अगर बराबर तौर पे बड़ी हों, भारी हों, इम्पोर्टेंट हों, तो वो कमेंसुरेट होती हैं। ठीक है, चाहे इंपॉर्टेंस साइज में हो, डिग्री में हो, एक्सटेंट में हो। चलिए, हर सैलरी इज़ नॉट कमेंसुरेट विद हर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी सैलरी जो है कमेंसुरेट नहीं है या इंटेंसिटी में बराबर नहीं है
उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, उसकी काम की जिम्मेदारियों के। तो या तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत कम है, या सैलरी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत कम है, बराबर नहीं है। चलिए, कमेंसुरेट को प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं। दो चीज़ें अगर बराबर प्रोपोर्शन में हो, यू विल सी द वर्ड प्रोपोर्शनेट इन द आर्टिकल टुडे। ये जो इतनी कहानी कर रहा हूँ ना, ये मेंसुरेशन को, ये सब इसीलिए बता रहा हूँ, इस वर्ड को आप ब्रेक करके अपने दिमाग में बिठा सको। सीधे सीधे मीनिंग तो आपको डिक्शनरी पे भी निकल जाएगा, उससे याद नहीं होगा। अगला वर्ड है जी पैलेटेबल। देखिए, पैलेट होते हैं आपके टेस्ट बड्स, आपकी जीभ का या मुंह का वो हिस्सा जहाँ पे आपको पता लगता है कि ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। तो हर वो चीज़ पैलेटेबल है जो आपके टेस्ट बड्स को अच्छी लगे, या फिर यूँ कह दें जो स्वादिष्ट हो। और स्वादिष्ट होने के अलावा हर वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो, जैसे किसी की बात अच्छी लगे, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया वो अच्छा लगा, ये सब चीज़ें आपको पैलेटेबल लगेंगी। अब सिर्फ खाने से नहीं जोड़ना इसको, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है ना, पैलेटेबल है वो आपके लिए, स्वादिष्ट है। और पैलेटेबल का बिल्कुल उल्टा होता है जी अनपैलेटेबल, जो स्वादिष्ट ना हो, जो खराब जो है ना टेस्ट की हो। द आइडिया ऑफ वर्किंग वीमेन इज स्टिल नॉट पैलेटेबल टू मैनी रूरल हाउस होल्ड्स। ये जो ख्याल है वर्किंग वुमेन का, काम करने वाली महिला का, ये आज भी पैलेटेबल नहीं है या अच्छा नहीं लगता है बहुत सारे गांव में रहने वाले हाउस होल्ड्स को, घरों को, परिवारों को, है ना। हाउस होल्ड मतलब परिवार। तो चलिए, पैलेटेबल को टूथसम, सेवरी भी बोलते हैं। इसका उल्टा है अनपैलेटेबल या डिस्टेस्टफुल। आप अनपैलेटेबल या डिस्टेस्टफुल वर्ड आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए, लास्ट वर्ड है वारंटेड। ये दोनों वर्ड्स एक साथ ही याद करने हैं। देखिए, इंग्लिश में वारंट वर्ड का मतलब होता है नीड, यानी कि ज़रूरत। अगर कोई चीज़ वारंटेड है तो वो है ज़रूरी, और जो चीज़ अनवारंटेड है वो है गैर ज़रूरी। तो आज अनवारंटेड वर्ड आर्टिकल में आएगा, पुलिस ब्रुटैलिटी इन द केस वॉज टोटली अनवारंटेड। पुलिस की जो ब्रुटैलिटी थी या जंगलीपना था जो उसने मारपीट की, इस पूरे केस में वो पूरे तरीके से गैर ज़रूरी थी, अनवारंटेड या अननीडेड थी। अनवारंटेड को अननेसेसरी, नीडलेस और ग्रेचुइटस भी बोलते हैं। ये एडवांस वर्ड है, बहुत बार आता है आपको, मैं जहाँ आएगा तो आपका ध्यान इसकी तरफ खींचूंगा, ठीक है। अनवारंटेड, ग्रेचुइटस। तो यू विल सी द वर्ड वारंटेड एंड अनवारंटेड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, वो क्या है, वो आपकी मोटी मोटी शुरू में हो गई। अब पढ़ते हुए आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं होना होगा। आराम से वीडियो को पॉज करो, फर्स्ट पैराग्राफ है, और देखो आप क्या इसको पढ़ पा रहे हो। चलो खुद से ट्राई देना, वीडियो को पॉज कर लेना। कह रहा है द सीजर ऑफ मोबाइल फोन्स फ्रॉम सम जर्नलिस्ट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग हाउ डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR pertaining to the rape committed on the Anna University campus in Chennai last December is wholly unwarranted and possibly legal। बड़ा टेढ़ा सेंटेंस है ये। कह रहा है जो सीजर है, सीजर क्या होता है जी, किसी चीज़ को सीज करना। सीज की स्पेलिंग देख लेना, SEIZE, सीज करना, कब्जे में लेना। कह रहा है जी जो सीजर है कब्जे में लेने का काम है, और किसका, मोबाइल फ़ोन्स का। और मोबाइल फ़ोन्स किसके हैं, फ्रॉम लगा के बता रहा है, कुछ पत्रकारों के या जर्नलिस्ट के। कह रहा है ये जो काम है ना कब्जे में लेने का, और कैसे कब्जे में लिया, इस नाम पर, इन द नेम ऑफ, इस बहाने से, इन द नेम ऑफ, बहाना या नाम लिया इन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का। और इन्वेस्टिगेट क्या करना है, जांच क्या करनी है, जांच ये करनी है, आगे बता रहा है हाउ लगा के, कि कैसे जो डिटेल्स हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की या FIR की, और वो जो डिटेल्स जो जुड़ी हुई हैं, परटेन टू करती हैं, रिलेट टू करती हैं उस रेप से जो कमिट हुआ था अन्ना दुराई यूनिवर्सिटी कैंपस में लास्ट दिसंबर में, पिछले साल। कह रहा है ये सीजर होली अनवारंटेड है और पॉसिबली लीगल है। ये सीजर पूरे तरीके से गैर ज़रूरी है और शायद ये गैर कानूनी भी है। तो आप किसी का फ़ोन लेकर के ये नहीं बोल सकते मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, चाहे आप पुलिस भी हों, आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए तब उसके बाद फ़ोन को सीज किया जा सकता है। तो ये सीजर इन्होंने कर तो दिया, लेकिन गैर कानूनी तरीके से पुलिस वालों ने चेन्नई के अंदर किया। चलिए, सेंटेंस में कुछ अधूरा लगना चाहिए आपको, अगर नहीं लगा तो आपका इंग्लिश का अभी तक गेम जो है मैच्योर नहीं हुआ है। ये सेंटेंस ही गलत है, पता है आपको ये? चलो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये सेंटेंस अधूरा है,
अधूरा इसलिए है, मैं आपको सब्जेक्ट वो मैच करवाऊंगा तो आपको दिख जो है समझ में आएगा। सीजर जो है ये है सब्जेक्ट और सीजर इज़ अनवारंटेड, तो सीजर की वर्ब हो गई यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब मैच हो गए। लेकिन एक सब्जेक्ट और इसमें गायब है। सब्जेक्ट दूसरा जो है इसमें वो है कैसे, जो डिटेल्स हैं सब्जेक्ट नंबर 2, डिटेल्स हैं इस एफआईआर की जो जुड़ी हुई है उस रेप से। वो रेप जो कमिटेड था अन्नादुराई यूनिवर्सिटी के कैंपस में चेन्नई में हुआ था लास्ट दिसंबर। कह रहा है ये जो डिटेल्स हैं, हाउ द डिटेल्स वर लीक्ड, इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये सीजर मोबाइल फ़ोन का इसलिए हुआ, इस नाम पे हुआ कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कैसे ये डिटेल्स जो हैं सारी इस चीज़ की, ये पूरी इस चीज़ की डिटेल्स हैं इस रेप केस की, कैसे ये डिटेल्स वर लीक्ड, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। कह रहे ये सीजर जो है ना इस चीज़ का वो होली अनवारंटेड, तो वर लीक्ड डिटेल्स की वर्ब जो है वर लीक्ड यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, मिसिंग है। इन द नेम ऑफ का मतलब होता है इस नाम पे या इस बहाने से। इसको ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ भी बोलते हैं। प्रिटेक्स्ट का मतलब ही होता है बहाना, तो इन द नेम ऑफ या ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ समथिंग। सीजर यानी किसी चीज़ पे कब्जा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वीडियो कर लो आराम से पॉज, एक बार इसको ट्राई दो खुद से। चलिए, कह रहा है द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम और एसआईटी अपॉइंटेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट टू टेक ओवर द प्रोब appears to believe that the source of the alleged disclosure could be media persons। लंबा करें सेंटेंस, लंबा है, यहीं तक पढ़ लेते हैं फिर आगे का पढ़ेंगे। कह रहा है जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है ये क्या होती है, पुलिस वालों की एक टीम होती है या सीबीआई वालों की। किसी खास केस के ऊपर इनको लगा दिया जाता है, दिन रात इनका काम होता है इसी केस में अंदर घुस के छानबीन करना। कह रहा है जी पुलिस वालों की एक खास जो टीम थी, अब ये कौन सी टीम है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी भाई। कह रहा है ये वो टीम है जो अपॉइंटेड है, एडजेक्टिव लगा हुआ अपॉइंटेड, और किसके द्वारा, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। और क्यों कि ये टेक ओवर करे या ये जिम्मा उठा ले इस पूरी जांच का, प्रोब का सारा जिम्मा इस टीम के सर पे पड़ जाए। कह रहा है जी ये टीम जो है ना दिखाई देती है कि ये ऐसा बिलीव करती है, इट अपीयर्स टू बिलीव, और क्या बिलीव करती है, दैट वो ये बिलीव करती है कि जो सोर्स है, जो स्रोत है इन अलेजेड डिस्क्लोजर का, इस जो है डिस्क्लोजर यानी किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना, खुलासा है ना, और अलेजेड यानी कथित तौर पे। तो ये जो कथित तौर पे खुलासा हुआ है ये कुड भी, ये हो सकता है मीडिया पर्सन्स की वजह से ही ये एफआईआर सब तरफ गई हो। अब ये कौन से मीडिया पर्सन्स हैं, हु मे हैव डाउनलोडेड द एफआईआर फ्रॉम ए नेशनल क्राइम नेटवर्क डेटाबेस, जिन्होंने हो सकता है डाउनलोड कर लिया हो इस एफआईआर को एक ऐसे इंटरनेट के वेबसाइट से या डेटाबेस से जिसका नाम है नेशनल क्राइम नेटवर्क डेटाबेस। तो पहले गलती से पुलिस वालों ने खुद ही एफआईआर इंटरनेट पे डाल दी अपने वेबसाइट पे, कुछ जर्नलिस्ट ने इसको डाउनलोड कर लिया तो एफआईआर हर जगह लीक हो गई, जिसको लीक नहीं होना चाहिए था। और क्यों नहीं होना चाहिए था ये आप आगे देखेंगे। चलिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम सब्जेक्ट है आपका, अपॉइंटेड इसके लिए एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। वो टीम जो अपॉइंटेड बाय मद्रास हाई कोर्ट है टेक ओवर करने के लिए, टेक ओवर करना किसी चीज़ का जिम्मा अपने सर लेना। एसआईटी की वर्ब है अपीयर्स, एसआईटी अपीयर्स टू बिलीव, ऐसा दिखाई देती है कि वो बिलीव करती है। अगला सब्जेक्ट है सोर्स, सोर्स मतलब किसी चीज़ का स्रोत, कौन सी चीज़ कहाँ से आई। सोर्स की वर्ब है कुड बी, जो सोर्स है इस कथित तौर पे खुलासे का, वेबसाइट के लीक हो जाने का, वो कुड बी, वो हो सकता है मीडिया वाले। हु आया है मीडिया वालों के लिए, वर्ब है इसकी मे हैव डाउनलोडेड, जो डाउनलोड कर चुके हों। चलिए, कह रहा है जी व्हाट मेक्स द एपिसोड एन इंस्टेंस ऑफ हैरेसमेंट इज दैट द जर्नलिस्ट वर सब्जेक्टेड टू इंट्रूसिव एंड डिस्टेस्टफुल क्वेश्चनिंग। कह रहा है जी जो चीज़ वट बनाती है मेक्स इस पूरी घटना को एक ऐसा इंस्टेंस, एक ऐसा एग्जाम्पल जो है हैरेसमेंट का या प्रताड़ना का। कह रहा है वो चीज़ इज़ है। देखो कितनी प्यारी स्ट्रक्चर है, इस पूरे क्लोज की वर्ब है इज़।
जो चीज़ बनाती है इस पूरे मामले को हारेसमेंट का मामला, कह रहा है वो चीज़ क्या है, वो चीज़ इज़ है दैट वो ये कि जो ये सारे पत्रकार हैं इनको सब्जेक्ट टू किया गया या अधीन किया गया, इनको गुजारा गया या एक्सपीरियंस करवाया गया ऐसी क्वेश्चनिंग को, ऐसे सवाल जवाब को जो इंट्रूसिव भी थी और डिस्टेस्टफुल भी थी। इंट्रूसिव का मतलब होता है जो आपके अंदर घुसे, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करे, और डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है जिसका टेस्ट खराब हो, जो बहुत ख़राब स्वाद की हो, जिसमें आपको मज़ा ना आए। तो ये पूरा मामला इसलिए हैरेसमेंट का हो गया क्योंकि जर्नलिस्ट लोगों को बिठा के बहुत गलत तरीके से क्वेश्चन किया गया। चलिए, वट की वर्ब है मेक्स, वट सब्जेक्ट, मेक्स इसकी वर्ब, लेकिन वट से बनने वाले पूरे क्लोज की वर्ब है इज, है ना। जर्नलिस्ट की वर्ब है वर्ड, सब्जेक्ट टू करना, किसी को किसी चीज़ के अधीन करना या किसी एक्सपीरियंस से गुजारना, किसी चीज़ को किसी चीज़ का अनुभव करवाना। तो इन जर्नलिस्ट लोगों को अनुभव करवाया गया इस टाइप की क्वेश्चनिंग का। डिस्टेस्टफुल, अनपैलेटेबल, ये वर्ड आप देख चुके हैं। इंट्रूसिव यानी जो इंट्रूड करे, आपके अंदर घुसे, आपकी प्राइवेसी को बीच करे, आपके जीवन में नाक घुसाए, है ना। आपसे आपके परिवार के बारे में पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएं तो ये इंट्रूसिव क्वेश्चनिंग हो गई। इसको मेडलसम, नोजी या प्राइंग भी बोलते हैं। हिज इंट्रूसिव बिहेवियर मेड एवरीवन इनकम्फर्टेबल, उसका जो अंदर घुसने वाला बिहेवियर है उसने सभी को कंफर्टेबल, इनकम्फर्टेबल कर दिया, या फिर सभी को, ठीक है ना, बुरा फील करवाया, अनकंफर्टेबल फील करवाया। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो आराम से इसको एक ट्राई दो पढ़ने की। चलो खुद से ट्राई जरूर देना, ठीक है। कह रहा है इंस्टेड ऑफ probing how and why the FIR leaked, the SIT is trying to find out whether they had put it in place in the public domain। कह रहा है जी इंस्टेड ऑफ या बजाय, अच्छे से पता होगी प्रेपोजिशन आपको, इंस्टेड ऑफ यानी बजाय। कह रहा है जी बजाय प्रोब करने के इस चीज़ को या इन्वेस्टिगेट करने के इस बात को कि हाउ यानी कैसे और वाई यानी कि क्यों ये FIR लीक हुई, पब्लिक डोमेन में आई। कह रहे जी बजाय इस चीज़ की जांच करने के, जो SIT है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है पुलिस वालों की, वो ट्राई कर रही है ये फाइंड आउट करने की, इस बात का पता लगाने की कि वेदर हाँ या ना उन्होंने या पुलिस वालों ने ही दे ने इस चीज़ को पुट किया था पब्लिक डोमेन में, यानी सबके सामने इंटरनेट पे या वेबसाइट्स पे, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे कि FIR कैसे लीक हुई, कब लीक हुई, क्यों लीक हुई, ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही। जो प्रॉबिंग हो रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो इस बात की हो रही है कि किस पुलिस वाले ने गलती से इस FIR को अपनी पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। चलिए, इंस्टेड ऑफ यानी बजाय, FIR की वर्ब है लीक्ड, लीक करना किसी चीज़ का, है ना, सबके सामने आना। SIT की वर्ब है इज़ ट्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। फाइंड आउट करना, किसी चीज़ का पता लगाना। हैड पुट, ये जो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोई काम पास्ट के पास्ट में हुआ। भाई पहले पब्लिक डोमेन में डालोगे तभी लीक होगी ना। जो काम पास्ट का भी पास्ट है उसको बताया जाता है किस में, पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से। आगे करे जी द हाई कोर्ट हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट द FIR was inadvertently uploaded because of a technical issue। कह रहा है जी जो हाई कोर्ट है तमिलनाडु की, हाई कोर्ट को भी, मद्रास हाई कोर्ट को पहले ही ये बता दिया गया है, पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस लगा हुआ है, हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड। और क्या बताया गया, दैट वो ये बताया गया कि ये जो FIR थी ये अपलोड की गई थी पैसिव वॉइस में इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है जानबूझ करके नहीं, गलती से, जाने में, अनजाने में, है ना, भूल से। तो ये FIR को हमने जानबूझ करके नहीं बल्कि भूल से अपलोड कर दिया था। और ये कैसे हुआ था, भूल से की वजह से, बिकॉज ऑफ एक टेक्निकल इशू के, तकनीकी मसले के। और अपलोड कहाँ किया था, ऑन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, इस वेबसाइट पे किया था, इस सिस्टम पे किया था जिसका नाम है CCTNS। और ये कब हुआ, बिफोर बीइंग टेकन डाउन, टेक डाउन किए जाने से पहले, इस FIR को उतारे जाने से पहले, हटाए जाने से पहले। तो पहले इन्होंने गलती से डाल बैठे, ये टेक्निकल कुछ इशू हुआ, कुछ और अपलोड कर रहे थे, ये FIR अपलोड हो गई,
है ना, बाद में इसको हटा दिया। तो ये हाई कोर्ट को ये बात पुलिस वाले पहले ही बता चुके हैं। चलिए, स्ट्रक्चर बड़ी आसान है, हाई कोर्ट सब्जेक्ट है। हैड बीन टोल्ड, पैसिव वॉइस में इनकी वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पैसिव लगा हुआ है। अगेन FIR सब्जेक्ट है। वॉज अपलोडेड, इसकी पैसिव वॉइस में वर्ब है। FIR को अपलोड किया गया था, FIR ने अपलोड नहीं किया, FIR को अपलोड किया गया था। इनएडवर्टेंटली यानी बिना गलती, बिना जाने या बिना, है ना, मकसद के, बिना किसी सोच के गलती से कोई काम होता है तो वो इनएडवर्टेंटली होता है। चलिए, बिकॉज ऑफ आप समझते हैं की वजह से। कह रहा जी द हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनटू द लीकिंग ऑफ द FIR। और हाई कोर्ट डायरेक्ट भी कर चुका था इस चीज़ को, इस मामले के अंदर इस चीज़ को निर्देश भी दे चुका था। और वो निर्देश था, डायरेक्शन था डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में एक इंक्वायरी का। और ये इंक्वायरी होती इस बात में कि लीक कैसे हुई ये FIR। आगे ब्रैकेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डायरेक्शन हैज़ नाउ बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस डायरेक्शन को, दिशा निर्देश को स्टे कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई है ना, मतलब ये अभी नहीं करेंगे, बाद में करवाना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, हाई कोर्ट सब्जेक्ट है, अगेन हैड डायरेक्टेड इसकी वर्ब है। डायरेक्शन अगेन दूसरा सब्जेक्ट है, हैज़ नाउ बीन स्टेड इसकी वर्ब है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का खास ध्यान रखना है। अगर आप ये नहीं पकड़ पा रहे हो ना, ये एक्टिव है और हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, और ये पैसिव है, डायरेक्शन को रोक लगाई गई है, तो फिर सेंटेंस में अर्थ अनर्थ हो जाता है। तो अच्छा होगा कि आप पैसिव वॉइस वाली क्लास को ज़रूर से कवर कर लेना, बेसिक्स में करवाई हुई है। चैनल के होम पेज पे आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये बेसिक है यार, मतलब मैथ्स कर रहे हो तो गुना भाग तो आना चाहिए ना, इंग्लिश कर रहे हो तो एक्टिव पैसिव आपको पता होने चाहिए। चलिए बढ़े आगे, कुछ था नहीं इसमें और देखने वाला। नेक्स्ट पैराग्राफ कर लो, इसको आराम से चेक एक बार, पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। चलो, कह रहे जी व्हाट वाज अ डायरेक्शन टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ अ डिपार्टमेंटल लीक हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रोविंग इंक्वायरी। कह रहे जी व्हाट यानी जो चीज़ थी, एक डायरेक्शन थी, एक ऑर्डर, दिशा निर्देश, डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन था फाइंड आउट करने का, पता लगाने का, सोर्स को यानी स्रोत को, कहाँ से कोई चीज़, कौन सी चीज़ आई, और सोर्स था डिपार्टमेंटल लीक का। कह रहे जो चीज़ इस तरीके से शुरू हुई थी एक डायरेक्शन के तौर पे कि डिपार्टमेंट से FIR कैसे निकली, कह रहा है वो चीज़ जो है ना, अब इस पूरे की वर्ब है हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। वो ट्रांसफॉर्म कर दी गई है, बदल दी गई है, चेंज कर दी गई है एक रोविंग इंक्वायरी में, एक जोरों की इंक्वायरी में। रोविंग मतलब धुआंधार, और ये इंक्वायरी धुआंधार कौन सी है? एज टू हु मे हैव सर्कुलेटेड इट इन द पब्लिक डोमेन। ये इस बारे में है एज टू कि किसने इसको सर्कुलेट किया होगा, घुमाया फिराया होगा, बांटा होगा पब्लिक डोमेन में, लोगों के व्हाट्सएप में, लोगों के ट्विटर पे। समझ गए ना? तो पहले इंक्वायरी का सारा मामला ये था कि FIR किसने लीक की, लेकिन अब किस पे बन गई ये सारी इंक्वायरी? लीक करने के बाद अखबार में और ट्विटर पे किसने छापी। तो ये सारा इंक्वायरी जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है। चलिए, वट की वर्ब है वॉज। अगेन वट का मतलब होता है जो चीज़। जब भी वट शुरू में आ जाए और अपनी खुद की वर्ब लेता हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, उस केस में वट का मतलब होता है जो चीज़। तो जो चीज़ एक इंक्वायरी थी, मतलब डिपार्टमेंटल लीक में, वो बन चुकी है हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। इस पूरे वट वाले क्लोज की वर्ब बनेगी अलग से हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। शुरू में वट, वाई, वेयर, व्हेन जब भी आ जाएं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना लगा हो, तो ये वट, वाई, वेयर, व्हेन जो है एक नाउन क्लोज बनाते हैं, और नाउन क्लोज की हमेशा एक सिंगुलर वर्ब होती है, जैसे हैज़ बीन यहाँ लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्म करना, बदल देना। रोविंग यानी जोरोगी, धुआंधार। एज टू मतलब विद रिस्पेक्ट टू या विद रिगार्ड्स टू, किस चीज़ के बारे में, एज टू। हु की वर्ब है मे हैव सर्कुलेटेड, सर्कुलेट करना, किसी चीज़ को फैलाना, स्प्रेड करना। समझते हो ना? आगे से आगे फॉरवर्ड करना, सर्कुलेट करना। कह रहे हैं अनलेस द रिपोर्टर्स समन्ड बाय द पुलिस had themselves reported or posted details revealing the survivor's identity, there is no reason for seizing their phones. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार FIR लीक होगी तो क्या हुआ? उसका जवाब यहाँ है,
कह रहे जी अनलेस, अगर ऐसा ना हो। अनलेस का मतलब क्या होता है जी? अगर ऐसा ना हो। तो रिपोर्टर्स हैं, और कौन से रिपोर्टर्स? जो सम्मन्ड हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है ये। वो रिपोर्टर्स जिनको सम्मन किया गया है, बुलाया गया है, पकड़ के लाया गया थाने में। और किसके द्वारा? बाय लगा के भी बता रहे, पुलिस के द्वारा। कह रहा है कि जब तक ऐसा ना हो कि वो रिपोर्टर्स जिनको पकड़ के लाई है पुलिस, कह रहा है जी उन्होंने खुद से ही रिपोर्ट ना किया हो या पोस्ट ना किया हो उन सारी डिटेल्स को, वो डिटेल्स जो रिवील कर दें या खुलासा कर दें सर्वाइवर की, रेप सर्वाइवर की आइडेंटिटी को, पहचान को। कह रहा है कि जब तक ऐसा सिद्ध ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए कि रिपोर्टर उसने खुद आगे जाकर के ट्विटर पे पोस्ट किया था एफआईआर को और रिवील किया था सर्वाइवर की आइडेंटिटी को। कह रहा है फिर क्या हो? कह रहा है जी तब तक कोई रीज़न नहीं है हमारे पास फ़ोन को सीज करने का, उन लोगों के या कब्जे में ले लेने का। ठीक है ना? अगर आपने वेबसाइट डाउनलोड कर ली पुलिस की ही वेबसाइट से, और डाउनलोड कर ली, तो फिर क्या हो गया भाई उसमें? अगर आपने उस वेबसाइट को आगे सर्कुलेट किया, व्हाट्सएप डाला है, सर्वाइवर की आइडेंटिटी को आगे से आगे बताया है, तभी इसी शक के ऊपर आपके फ़ोन को सीज किया जाना चाहिए। चलिए, अनलेस का मतलब मैंने आपको अभी बताया, इसमें ना ऑलरेडी ऐसा लगा हुआ है। अगर ऐसा ना हो अनलेस, तो ना इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए अनलेस के ठीक बाद वाले क्लोज में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब इसमें ना आ गया तो फिर आगे एक ना और क्यों लगाना, है ना? रिपोर्टर्स की वर्ब है हैड देमसेल्व्स रिपोर्टेड और पोस्टेड। समन यहाँ पे एडजेक्टिव है। वो रिपोर्टर्स जिनको बुलाया गया था, पकड़ के थाने में इकट्ठा किया गया था। रीजन की वर्ब है इज, क्लोज देयर से शुरू हुआ है, रीजन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट से पहले रहती है। सीज करना, कब्जे में लेना। चलिए एक कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ आपको फटाफट ग्रामर का, लिख के मैं नहीं लाया हूँ अलग से, यहीं पे लिख देता हूँ। ये जो पुलिस नाउन है, मैंने आपको बताया इसकी वर्ब जो है, इसके साथ जो वर्ब लगेगी हमेशा प्लूरल होगी, लेकिन इस नाउन में एस नहीं आ रहा। तो आपको ऐसे सारे नाउन्स याद रखने चाहिए जिनमें एस पीछे नहीं आता हो, लेकिन फिर भी वो प्लूरल है बिना एस के। क्या वो सारे नाउन्स की लिस्ट आपको याद है? 7 या 8 नाउन्स हैं, बड़े अच्छे से करवाए हुए हैं आपको। अभी कमेंट्स में पोस्ट करो, याद रहेगा, लिखोगे तो दिमाग में बैठेंगे। मैं करवाने जा रहा हूँ, पहले खुद से देख लेना। देखो एक तो हो गया पुलिस, दूसरा है पर्सनल। पर्सनल मतलब स्टाफ के लोग किसी भी डिपार्टमेंट के, तो पर्सनल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल अपने आप में ही प्लूरल नाउन है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। फिर एक नाउन होता है जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है किसी भी एरिया के सबसे धनवान लोग, सबसे खानदानी लोग, है ना? फिर एक नाउन है पीपल। पीपल में भी एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्लूरल होगा बिना एस के। फिर एक नाउन है कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, पशु पक्षी, पक्षी तो नहीं, पशु, दुधारू पशु। तो कैटल भी नाउन हमेशा प्लूरल होगा, बिना एस के प्लूरल होगा, पीछे कभी एस नहीं लगेगा, वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। एक और नाउन है पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब मुर्गे मुर्गियाँ। और एक नाउन है वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है छोटे छोटे इंसेक्ट या कीड़े। ये सारे नाउन्स का खास ख्याल रखना है, जहाँ भी ये मिल जाए पीछे का एस निकाल दो, और वर्ब इनकी हमेशा प्लूरल आपको रखनी है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। आराम से एक रीडिंग दो इसको भाई, बहुत आसान है। चलो, कह रहा है जी बेस्ड ऑन द हाई कोर्ट रिफरिंग टू द alleged circulation of details about the survivor's identity, a separate FIR has been registered under section 72 of the भारतीय न्याय संहिता या BNS। कह रहा है जी बेस्ड ऑन, इस आधार पे, इस बेस पे, और किसके? हाई कोर्ट के रिफ़र कर देने को, इस अलेज सर्कुलेशन को या कथित तौर पे फैलाव को, जो है डिटेल्स को लेकर के सर्वाइवर की आइडेंटिटी का। एफआईआर तो आपने लीक की, लेकिन उससे क्या पता लगा? जिसका रेप हुआ, जिस बच्ची के साथ, लड़की के साथ, महिला के साथ, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोटो भी सबके सामने चली गई, जो कि एक स्टिग्मा का काम है भारत जैसे देश में, है ना? गंवार लोग हैं हम यहाँ पे, हमें तो रेप विक्टिम को भी ब्लेम करना आता है। मतलब इतने गंवार भी हो जाते हैं हम इंसान जो हम लोग हैं ऑनलाइन, कि रेप विक्टिम को ही हम गुनहगार मान लेते हैं जिसके साथ रेप हुआ हो। तो हुआ ये कि हाई कोर्ट के रिफ़र कर देने को इस मामले को, और मामला क्या है? सर्कुलेशन का, कथित तौर पे इस महिला के डिटेल्स को सर्कुलेट करने का, आइडेंटिटी को। कह रहा है इसके आधार पे ना एक सेपरेट एफआईआर को रजिस्टर कर लिया गया है।
हाई कोर्ट ने तो सिर्फ सुनवाई की, पुलिस वालों ने फटाफट एक सेपरेट IRV हाई कोर्ट के डर के मारे रजिस्टर कर दी, और ये की सेक्शन 72 में नई भारतीय न्याय संहिता के। कह रहा है जी विच मेक्स इट एन ऑफेंस टू पब्लिश एनी डिटेल दैट में लीड टू द सर्वाइवर्स आइडेंटिटी बिकमिंग नोन। कह रहा है ये वो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 72 है जो बनाता है इस चीज़ को एक ऑफेंस, बनाता है इस चीज़ को एक गुनाह, और वो चीज़ है कि पब्लिश करें आप कोई भी डिटेल जो लीड टू कर दे या आपको ले जाए सर्वाइवर की आइडेंटिटी के नोन होने तक या सबको पता लगने तक। तो सेक्शन 72 यही है, आप किसी भी रेप सर्वाइवर की डिटेल्स को कहीं भी शेयर नहीं करेंगे, चाहे आप पुलिस वाले हैं चाहे आप मीडिया पर्सन है ना। सेपरेट FIR सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में हैज़ बीन रजिस्टर्ड, FIR को रजिस्टर कर दिया गया है। ठीक है, BNS के आगे द लगेगा, सरकारी कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता, CRPC और है ना, इन सब की जगह पे IPC की जगह पे BNS आ गया है। विच आया है सेक्शन 72 के लिए, विच की वर्ब है मेक समथिंग एन ऑफेंस, किसी चीज़ को एक गुनाह बना देना, ऑफेंस का मतलब ही होता है गुनाह या क्राइम। चलिए दैट की वर्ब है मे लीड टू, दैट आया डिटेल के लिए। बढ़े आगे, सिंपल सेंटेंसेज है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्राई दो इसको, मीनिंग निकालो भाई क्या लिखा हुआ है। चलो, कह रहा है जी प्रिज्यूमेबली द SIT इज ट्राइंग टू ट्रेस दोज हु मेड सच पब्लिकेशन। कह रहा है जी अगर प्रिज्यूमेबली देखा जाए या प्रिज्यूम किया जाए, प्रिज्यूमेबली मतलब जो चीज़ हम सोच सकते हैं, हमें पता नहीं है, हम आइडिया लगाएंगे, प्रिजम्पशन लेंगे। कह रहा है जी देखने में ऐसा लगता है कि जो पुलिस वालों की टीम है SIT की, ये कोशिश कर रही है ढूंढने को उन लोगों को, दोस्त को जिन्होंने इस पब्लिकेशन को मेक किया, जिन्होंने इस महिला की आइडेंटिटी को ऑनलाइन और ऑफलाइन छापा। कह रहा है जी बट द रियल क्वेश्चन इज वेदर द डिटेल्स वर एक्चुअली पब्लिश्ड इन एनी न्यूज़पेपर, TV चैनल और सोशल मीडिया पोस्ट। कह रहा है लेकिन मुख्य सवाल यही है, मेन क्वेश्चन ये है हाँ या ना, वेदर ये सारी डिटेल्स क्या रियल में पब्लिश हुई थी किसी न्यूज़पेपर में, किसी TV चैनल पे या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया पोस्ट में। तो मेन सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला कि ये छपी कहाँ है। FIR लीक हुई, लोगों के फ़ोन में मिली, ठीक है, लेकिन ये आगे से आगे कहाँ पब्लिश हुई है ये जानना सबसे बड़ा सवाल है। SIT सब्जेक्ट है, इज़ ट्राइंग टू इसकी वर्ब है, प्रिज्यूमेबली मतलब सोचे जाने वाले तक, सोचे जा सकने वाले तौर पे इसको प्रोबेबली या सपोजिटली भी बोल सकते हैं। प्रिज्यूमेबली शी मिस द बस विच इज़ वाई शी इज़ लेट, ऐसा लगता है कि उसने बस मिस कर दी है, बस उसकी छूट गई है इसीलिए वो लेट है, विच इज़ वाई शी इज़ लेट। रियल क्वेश्चन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। कह रहा है जी इफ़ सच अ डिस्क्लोजर एग्जिस्टेड द पुलिस शुड बी समनिंग दोज इन चार्ज ऑफ दोज आउटलेट्स और हैंडल्स। कह रहा है जी अगर एक ऐसा डिस्क्लोजर एग्जिस्ट करता है, डिस्क्लोजर यानी खुलासा, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन का एग्जिस्ट करना यानी किसी चीज़ का जिंदा होना, विद्यमान होना, किसी चीज़ का होना, है ना। कह रहा है जी अगर सच में ऐसा खुलासा हुआ है अखबार में, TV में, सोशल मीडिया में, तो सही काम ये होता है पुलिस के लिए कि पुलिस को सम्मन कर रहे होना चाहिए था, दे शुड बी सम्मनिंग, बुला रहा होना चाहिए था पुलिस वालों को, उन लोगों को बुलाना चाहिए था, दोस्त को जो इंचार्ज में थे, जो मालिक थे इन सभी न्यूज़पेपर आउटलेट्स के, मीडिया चैनल्स के या फिर उन सोशल मीडिया हैंडल्स के। और ये काम पुलिस को कब करना था, ये काम पुलिस वालों को करना था इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑल दोज हु डाउनलोडेड मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट, उठा करके लाने के या कॉल करने के, बुलाने के उन सभी पत्रकारों को जिन्होंने डाउनलोड किया था इस FIR को पुलिस वालों की वेबसाइट से। अगर तो वे आगे छपी नहीं है तो मामला ही ख़त्म, छपी नहीं है तो फिर क्या डर है आपको भाई, किसी ने डाउनलोड कर भी ली तो, है ना। और अगर छपी है तो फिर उनको बुलाओ ना जिन्होंने छापी है, उनके पास कहाँ तक पहुँची इसको क्यों आप इन्वेस्टिगेट करते हो। आप तो ये इन्वेस्टिगेट करो जब उनके पास पहुँची तो उन्होंने सेक्शन 72 BNS का क्यों उल्लंघन किया और इस महिला की आइडेंटिटी को छापा। चलिए, सच अ डिस्क्लोजर सब्जेक्ट है, एग्जिस्टेड इसकी वर्ब है,
पुलिस की वर्ब है शुड बी समनिंग, पुलिस को ऐसा कर रहा होना चाहिए था, ठीक है। समनिंग यानी सम्मन करना, बुलाना। इंस्टेड ऑफ, रादर देन आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, दोनों का मतलब होता है बजाय। इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म। हु की वर्ब है डाउनलोडेड, हु आया दोस्त के लिए। पुलिस के आगे हमेशा द लगेगा, प्लूरल नाउन होता है, सभी पुलिस वालों की बात करता है, प्लूरल वर्ब लेगा हमेशा अपने बात। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। पॉज कर रहा हूँ 5 सेकंड, आराम से सेटल हो जाओ, वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ो पहले। चलिए, कह रहा है अ लार्जर क्वेश्चन इज वेदर द पुलिस हैव द ब्लैंकेट अथॉरिटी टू सीज मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस विदाउट जुडिशियल ऑथराइजेशन और एनी क्रेडिबल रीजन। कह रहा है एक और बड़ा सवाल है, लार्जर क्वेश्चन ये है, इज वो ये है हाँ या ना, वेदर जो पुलिस वाले हैं क्या उनके पास अथॉरिटी है, ब्लैंकेट अथॉरिटी। देखिए एक तो होती है ताकत अथॉरिटी, सत्ता, एक होती है ब्लैंकेट अथॉरिटी जिसमें कोई सवाल ना उठे, आपने बोल दिया सामने वाले ने मान लिया, किंतु परंतु कुछ नहीं है, तो ब्लैंकेट अथॉरिटी इसको बोलते हैं। कह रहा है सवाल ये है क्या पुलिस वालों के पास भी कोई ब्लैंकेट अथॉरिटी है सीज करने की या कब्जे में लेने की मोबाइल फ़ोनों को या फिर डिवाइसेस को, लैपटॉप्स को और तरह के दूसरे डिवाइसेस को बिना जुडिशियल ऑथराइजेशन के, बिना कोर्ट की सहमति के, ऑथराइजेशन के, और या फिर बिना किसी क्रेडिबल रीज़न के, भरोसेमंद कारण के, दैट एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है, एक गुनाह को अंजाम दिया गया है। ये लार्जर क्वेश्चन है। पुलिस वाले किसी का भी मोबाइल ले सकते हैं घर में घुस के, क्या किसी का भी लैपटॉप उठा सकते हैं, है ना। द लार्जर क्वेश्चन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, पुलिस सब्जेक्ट है, हैव इसकी वर्ब है। ब्लैंकेट अथॉरिटी आपको मैंने बता दिया, कोई सवाल ना उठे ऐसी अथॉरिटी को बोलते हैं ब्लैंकेट अथॉरिटी। ऐसे ही ब्लैंकेट के साथ में बैन लिखा होगा कभी, ब्लैंकेट बैन मतलब ऐसा बैन जिसमें सारी चीज़ें बैन हो गई, ठीक है ना। अगर हम चावल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने दोस्तों को भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, दुश्मनों को भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये कहलाएगा चावल पे लगा हुआ ब्लैंकेट बैन। तो ये ब्लैंकेट वर्ड को याद रखना, ऐसे ही यूज़ होता है। क्रेडिबल यानी भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी हो, बिलीवेबल हो, है ना। क्रेडिबल रीज़न पुलिस वालों के पास है या नहीं। ऑफेंस की वर्ब है हैज़ बीन कमिटेड इन पैसिव वॉइस। आगे कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड द सेंटर टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर सच सीजर्स। कह रहा है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है, आस्क कर चुकी है सेंटर को या केंद्र सरकार को कि वो फ्रेम करे, फॉर्मुलेट करे, बनाए, और क्या बनाए, गाइडलाइंस बनाए इस तरह के कब्जे में लेने वाले कामों का या सीजर्स का। कह रहा है इंक्लूडिंग द नीड फॉर ए वारंट, जिसमें एक वारंट की नीड भी जरूरी हो। वारंट का मतलब होता है कोर्ट से आया हुआ ऑर्डर। किसी का फ़ोन लेना तो पहले कोर्ट में जाओ, वारंट निकलवाओ, फिर उस आदमी को वारंट दिखा के उसका फ़ोन आप कब्जा सकते हो। तो जिसमें ये नीड भी शामिल हो, एंड एन एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसमें एक एलिमेंट भी शामिल हो प्रोपोर्शनैलिटी का, कमेंसुरेशन का। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, किसी आदमी ने दूसरे को थप्पड़ मारा तो आपने जिसका थप्पड़ मारा गया था, जिसने थप्पड़ मारा, उसका फ़ोन, लैपटॉप सब ले लिया। और दूसरे केस में आपको पता लगा ये एक बड़ा बिल्डर है जिसने ड्रग्स का काम करता है ना, ड्रग्स सप्लाई करता है, उसका आपने जा कर के सिर्फ फ़ोन जो है कब्जा लिया। प्रोपोर्शनल नहीं हो आप अपने बिहेवियर में, ट्रीटमेंट में। छोटे गुनाह पे आप किसी घर में जाके सब कुछ कब्जा के ले आए, बड़े गुनाह में आपने सिर्फ फ़ोन लिया। तो एक एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए, जितना बड़ा गुनाह उतना ज़्यादा उसका सामान आदमी का कब्जे में लिया जाए, है ना। छोटे मोटे गुनाह पे छोड़ भी दिया जाए। चलिए, कमेंसुरेट, प्रोपोर्शनल, ये वर्ड आपको करवाया था, बराबर होना, दो चीज़ों का कंपैरेबल होना। चलिए, ये एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ, ये वर्ड्स आप सच में रिलेट कर पाओ क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। चलो, लास्ट पैराग्राफ है, आराम से इसको एक ट्राई दो। चलो, कह रहा है जी एन अनगाइडेड पावर टू सीज फोन्स थ्रेटन्स द प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। कह रहा है एक बिना गाइडेंस की पावर, एक खुले सांड वाली पावर, है ना, जिसके कोई गाइडेंस नहीं है, कोई लगाम नहीं है, और ये पावर है कब्जे में लेने की लोगों के फ़ोन को। ये पावर थ्रेटन करती है, चुनौती देती है आपकी निजता को, इंडिविजुअल की।
प्राइवेसी को। एंड इन द केस ऑफ द मीडिया इज़ अ ब्रेजन इंटिमिडेशन टैक्टिक, और मीडिया के केस में ये एक ब्रेजन या खुलेआम होने वाली, बेशर्मी के साथ खुलेआम होने वाली डराने की टैक्टिक है या ऐसी तकनीक है जिससे आप इंटिमिडेट कर सकें। एंड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एंड हैरेस देयर सोर्सेज, और ये एक अटेम्प्ट भी है ढूंढने का और हरास करने का, परेशान करने का मीडिया वालों के सोर्सेज को। एंड एन अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये एक हमला भी है आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार पे। तो ये पावर तो किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए, पुलिस के पास भी नहीं होनी चाहिए कि जब चाहे जिसका फ़ोन छीन लिया। और मीडिया के केस में ये पावर तो और भी बुरी है, इससे मीडिया वालों को डराने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले, उनके जो मीडिया वालों के सोर्सेज हैं, मुखबिर हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं ढूंढ करके, और ये अटैक करते हैं हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। पावर की वर्ब है थ्रेटन्स, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। दूसरे केस में पावर की वर्ब है इज। पावर की दो वर्ब्स है, ठीक है, एंड कंजंक्शन के बाद दूसरी वर्ब आ गई इज। ब्रेजन यानी जो खुलेआम हो लेकिन धड़ल्ले से हो, बेशर्मी वाला काम हो लेकिन खुलेआम धड़ल्ले से हो। टैक्टिक का मतलब होता है कोई, है ना, पैंतरेबाजी, कोई तरीका जिससे कोई काम निकाल सके। हैरेस की स्पेलिंग देख लेना, किसी को परेशान करने को, प्रताड़ित करने को बोलते हैं हैरेस करना, डबल एस लगेगा इसमें। कह रहा है जी, द पुलिस शुड नॉट ओनली रिटर्न द सीज्ड फोन्स इमीडिएटली बट ऑल्सो लिमिट देयर प्रोब टू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ पब्लिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स दैट कॉम्प्रोमाइज द सर्वाइवर्स आइडेंटिटी। अब लास्ट में पुलिस के लिए एक छोटा सा मैसेज है। कह रहा है जी, पुलिस को ना केवल नॉट ओनली लौटा देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए कब्जे में लिए गए फ़ोन्स फटाफट से, इमीडिएटली। ना तो पुलिस को इस काम में देरी करनी चाहिए, बल्कि बल्कि उनको लिमिट कर देना चाहिए, सीमित कर देना चाहिए अपनी जांच के दायरे को उन खास इंस्टेंसेस तक या खास मौक़ों तक या खास उदाहरणों तक जो है पब्लिश कर देने का, पब्लिकेशन का या खुलासा करने का इन सारी डिटेल्स को। और वो डिटेल्स जिसने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जिसने सबके सामने ला दिया, रिवील करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया सर्वाइवर की आइडेंटिटी को, रेप विक्टिम की पहचान को। सारा काम अब पुलिस का यही होना चाहिए, फ़ोन वापस करे और वहीं जाकर के पकड़ने की कोशिश करे लोगों को जिन्होंने सच में इस महिला की फ़ोटो और नाम को सबके सामने लीक किया। पुलिस सब्जेक्ट है, दो वर्ब्स हैं इसकी, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ी हुई है। ना केवल ये बट ऑल्सो ये, ना केवल रिटर्न करना है बल्कि सीमित भी करना है, दोनों वर्ब्स इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। दैट आया डिटेल्स के लिए, दैट की वर्ब है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है किसी चीज़ को या तो लीक करना या किसी से समझौता करना। तो इस केस में सर्वाइवर की आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया यानी लीक किया गया है, ऐसा कहना चाह रहा है। ब्रेजन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, खुलेआम शर्मनाक तरीके से होने वाला कोई काम कहलाता है ब्रेजन। चलिए रैप अप करें क्लास को, आ जाओ फटाफट से क्वेश्चंस पे। आराम से वीडियो को पॉज करना है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलो पहले सेकंड नंबर वाला देखो, सेंट्रल थीम क्या है इस आर्टिकल की, एक सेंटेंस में इस आर्टिकल को बताना हो तो वो कौन सा सेंटेंस है? देखो ये केस लिखा हुआ है पुलिस के द्वारा अपनी पावर्स के दुरुपयोग पे या मिसयूज पे। जर्नलिस्ट को पकड़ा, उसको बुलाया, उसका फ़ोन ले लिया। तो ये अब्यूज़ ऑफ पुलिस पावर्स हो रहा है पत्रकारों के मोबाइल फ़ोन्स को सीज करने में, और इसी बात पे ये आर्टिकल लिखा गया है। ये है सेंट्रल थीम। ये आर्टिकल उस महिला के बारे में, एफआईआर के बारे में या इंटरनेट पे होने वाली टेक्निकल मसले के बारे में नहीं है, ये है पुलिस की दादागिरी के बारे में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, पुलिस ने क्या करना चाहिए था, व्हाट द पुलिस शुड हैव डन, बजाय या इंस्टेड ऑफ बुलाने के या पकड़ लेने के इन जर्नलिस्ट को या उनके फ़ोनों को। कौन सा काम पुलिस को पहले करना चाहिए था जो अभी तक करना बाकी है? पुलिस वालों का सारा फोकस होना चाहिए था सिर्फ उन लोगों को पकड़ने में या दबोचने में जिन्होंने इस महिला की आइडेंटिटी को पब्लिश किया है, सच में टीवी में, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में फॉरवर्ड किया है ना। तो ये काम पुलिस वालों का बनता था। चलो सेकंड बन जाएगा फर्स्ट में आंसर, और सेकंड में भी आंसर बनेगा बी। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। आर्टिकल उस रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहता है जो है पुलिस
और जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन का। हमारी पुलिस और हमारे पत्रकारों के जो मुखबिर हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है, जो उनकी हिफाजत है, इनके बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए आर्टिकल के हिसाब से। देखो जी, फर्स्ट में आपको लगेगा देखने में सही है कि पुलिस वाले जस्टिफाइड हैं फ़ोन्स को छीनने में अगर उनको लगे कि क्राइम कमिट किया गया है। लेकिन फ़ोन्स को छीनने से जर्नलिस्ट सोर्सेज या फिर मुखबिरों की बात यहाँ पे नहीं हुई। हमें एक ऐसा आंसर चूज़ करना है जिससे मुखबिरों की प्रोटेक्शन से कनेक्ट कर पाए। और अगर मैं आपसे बिना किसी ऑप्शन दिए पूछूं तो आपका आंसर यही बनेगा कि पुलिस वालों को सीमाओं में रह करके ही जर्नलिस्ट लोगों को पीछे पड़ना चाहिए उनके। जब उनको लगे कि वास्तव में कुछ गलत काम हुआ है तभी जाकर के उनको जर्नलिस्ट लोगों को उनको फ़ोन को दबोचना है या उनको पकड़ना है। या यूँ कहें कि पुलिस की जो ओवर रीच है, ओवर रीच का मतलब होता है दादागिरी। जहाँ तक आपको पहुँचना था उससे आगे पहुँच गए, उंगली पकड़ाई थी आपने हाथ पकड़ लिया। तो पुलिस वाले जो ओवर रीच करते हैं, अंदर घुसने का काम करते हैं, ये थ्रेटन करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को और सेफ्टी को जर्नलिस्ट सोर्सेज की या पत्रकारों के मुखबिरों की। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कौन सी चीज़ कितनी कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट है। तो ये अपने सोर्सेज को सीक्रेट रखते हैं ना मुखबिरों को। तो जितना पुलिस वाले दादागिरी करते हैं उतना इनकी सीक्रेसी खुल जाती है, इनके मुखबिर जो हैं परेशान होते हैं। तो ये आंसर बनना चाहिए सी, ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, रिश्ता है। ठीक है, ए आंसर बन सकता था, गलत नहीं होता, लेकिन सी होने की वजह से मैं हमेशा बेटर आंसर चूज़ करने की कोशिश करूँगा। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इस तरह के क्वेश्चंस में। चलो अब आ जाओ जी, आप वाले क्वेश्चंस बड़े आसान हैं आज के। मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, कर लोगे ना। ग्रेचुइटस का मीनिंग क्या है, सेवरी कौन होता है, शेमलेसली डिस्ग्रेसफुल और लाइकली इम्पॉसिबल। और साथ में आपको एरर्स मिलेंगी लास्ट में 3। पहली मिल सकती है इस फ्रेज़ में, दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस फ्रेज़ के आसपास, और तीसरी आपको, चलो तीसरी खुद से ढूंढो, मैं फिर बता दूंगा तो तीनों ही हो जाएंगी ना आपकी। 4 से लेकर के 10 तक यानी 7 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए। चेक करना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, ज़रूर से बताना। क्लास में मज़ा आया, पूरी देखी, सब कुछ सीख रहे हो, मज़ा ले रहे हो, तो ज़रूर से अपना फीडबैक दे दिया करो। सर PDI पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में। इससे मुझे रेगुलर स्टूडेंट्स का फीडबैक पता लगता रहता है। मुलाकात होगी कल की क्लास में, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।